हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे विलियम ब्लेक। ये यूनिट 28 है और MEG 1 है एंड ब्लॉक 6 है। इसका हमने पहले इंट्रोडक्शन टू रोमांटिक पोइट्री कर लिया है। अभी हम विलियम ब्लेक के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूनिट 28 है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन है, ब्लेक्स विज़न के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लेक्स रेवोल्यूशनरी व्यूज़ हैं, उनमें ब्लेक एज एन अनार्किस्ट, ब्लेक्स व्यू ऑन क्रिश्चियनिटी एंड ब्लेक्स एंटी क्लासिज्म, 3 चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्लेक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। मीन्स उन्होंने हिस्ट्री को कैसे लिया, कैसे उन्होंने उसको समझा। ब्लेक्स ट्राइएडिक डिवीज़न ऑफ पोइट्री भी पढ़ेंगे इसी उसमें 28.4 में, मीन्स ब्लेक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में। उसके बाद अप्रोचेस टू ब्लेक्स पोइट्री पढ़ेंगे हम, किस तरह की अप्रोच थी उनकी पोइट्री के लिए। अप्रोचेस टू ब्लेक्स पोइट्री पढ़ेंगे। मतलब हम किस तरह से पढ़ सकते हैं विलियम ब्लेक की पोइट्री को। एंड न्यू प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग पढ़ेंगे। फिर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ेंगे। उसमें हम सेपरेट सेक्शन है, उनको हम पढ़ेंगे। एंड उनकी जो पोएम्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। नाउ उनके कंट्रीब्यूशन की बात होगी सबसे एंड में। लेट अस स्टार्ट नाउ। वी हैव ब्रीफली, ये बोल रहे हैं कि हमने 27.7 में इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक छोटा सा पैराग्राफ है, 1-2 पैराग्राफ्स हैं, वो हमने 27 यूनिट में किए हैं। उनके इंटरेस्ट और उनकी प्लेस इन वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में हमने इस सेक्शन में पढ़ा है। In this unit, we shall devote our attention to an understanding of Blake, the man and the artist. कैसे वो इंसान थे और कैसे वो आर्टिस्ट थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Blake was known only to a few people in his lifetime. He was original, strongly individualistic and mostly a solitary figure. Dante Gabriel Rossetti, जो है, through his edition of Blake's poems, brought him to public attention. मीन्स DG जो रसेटी थे, उन्होंने उनको पब्लिक अटेंशन दिया था, उनकी वजह से उनको पब्लिक अटेंशन मिला था। AC Swinburne wrote an essay in 1868 and W.B. Yeats played a part in making Blake's work known to a large public. W.B. Yeats and AC Swinburne की वजह से भी वो लाइमलाइट में थोड़ा आए थे, उनके काम के बारे में लोगों को पता चला था। इन दीज सर्कमस्टांसेस ब्लेक कुड नॉट हैव इन्फ्लुएंस्ड हिज कंटेम्परेरीज। ब्लेक was a genius who distinguished himself in poetry, engraving and painting. He lived in London, unlike many other poets who lived in the countryside. He had little of formal education, but he taught himself. फॉर्मल एजुकेशन उनके जो फादर थे, ही वॉज वेरी रिच, तो उन्होंने उनको फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल ना भेज के घर पर ही उनको पढ़ाया था। ही वॉज स्टीप्ड इन द बाइबल, एलिजाबेथन लिटरेचर एंड मिल्टन। ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग लैटिन, ग्रीक, हेब्रू, फ्रेंच एंड इटालियन। इतनी सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी। अब थोड़ी बात हम कर लेंगे उनके विज़न के बारे में, कि उनको क्या दिखता था, कैसे दिखता था, क्या था ये ना। उन बोलते थे कि उनको विज़न्स दिखते थे। उनको विज़न देखने का मतलब है कि उनको, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सो जाते हैं फिर उनको कुछ चीज़ें दिखती है, वो नहीं, उनकी खुली आंखों से उनको जो कुछ दिखता था उसकी बात की जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं दिख रही हैं लेकिन उनको दिख रही हैं, या उनके साथ वाले लोगों को नहीं दिख रही हैं खुली आंखों से लेकिन उनको दिख रही हैं, उसको विज़न्स बोलेंगे। ब्लेक saw visions even when he was a small boy of 4. As a child, he started screaming when God pressed his face to the window. At 8 साल की उम्र में Ezekiel appeared to him, and at 9 Ezekiel means एक अच्छी आत्मा बोल सकते हैं ना। He saw angels on a tree. और 9 साल की उम्र में उन्होंने क्या देखा था, ये एजेकियल जो है ना, गॉड्स फरिश्ते बोल सकते हैं ना। एट 8 साल की उम्र में उन्होंने एजेकियल अपेयर टू हिम, उन्होंने एजेकियल को देखा। एंड एट 9 ही सॉ एंजल्स ऑन अ ट्री। ब्लेक कल्टिवेटेड हिज फैकल्टी केयरफुली।
he had a strongly visual mind and we could see whatever we imagined. जो imagine करते थे वो देख लेते थे. This rare gift of experiencing visions or images is known as इसको बोलते हैं just wait, इसको बोलते हैं eidetic imagery. eidetic होता है मीन्स कार्बन कॉपी, है ना. The sensory organs of sight which we call the corporeal or vegetative eye stimulates the divine arts of imagination. Imagination, the real eternal world of which this vegetable universe is but a faint shadow. देखो सेंसरी ऑर्गन्स, आइडेटिक इमेजरी का मतलब होता है द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ साइट. साइट के जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे आंखें हैं, जिसको कि हम लोग ऑर्गन्स ऑफ साइट को हम कॉर्पोरियल और वेजिटेटिव आई भी बोलते हैं. वो स्टिमुलेट करता है डिवाइन आर्ट को, डिवाइन आर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन को. ठीक है, स्टिमुलेशन होती है तो उस वजह से वो दिखता है. मीन्स ये सब में नहीं होता, किसी किसी में ये चीज़ होती है. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक अ रोज और अ टाइगर कन्वेड मिस्टिकल और स्पिरिचुअल मीनिंग टू हिम. अब जैसे कि टाइगर है या रोज को जब आप देखते हो तो उसमें आध्यात्मिक एक उनको स्पिरिचुअल जो है ना मैसेज मिलता था जब वो इन चीज़ों को देखते थे और वो उन चीज़ों को लिख लेते थे. फिर जैसे कि उन्होंने लिखा है विद माई इनवर्ड आई टिस एन ओल्ड मैन ग्रे, with my outward a thistle across my way. Thistle means kante. He claims to have had threefold or fourfold visions, unlike the rationalists who sees only one. तो उनको बहुत सारे विजन्स आते थे. और जैसे रैशनलिस्ट जो लोग किसी चीज़ का लॉजिक मांगते हैं ना, उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है. ठीक है, दीज इमेजेस और विजन्स illuminate his poetry and paintings. विजन की बात हो गई, उनको विजन दिखते थे, ये सब बातें होंगी. अब हम करेंगे ब्लेक की रेवोल्यूशनरी व्यूज़ क्या थे. रेवोल्यूशनरी थे वो एक्चुअली, है ना. ब्लेक्स व्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स, रिलीजन, लिटरेचर एंड साइंस वर रेवोल्यूशनरी. ही कुड नॉट एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग कल्चर ऑफ द 18th century. He opposed the mechanistic view of the universe of his time. He despised, just wait, despised means hated the tendency to analyze rather than synthesize. वो analyze नहीं करना चाहते थे, synthesize करना चाहते थे. He ridicules Voltaire and Rousseau. उन्होंने वोल्टायर और रूसो का भी मजाक बनाया था. उन्होंने बोला था, लिखा था एक जगह पे, मॉकन Voltaire and Rousseau, मॉकन tis all in vain. You throw the sand against the wind and the wind blows it back again. और उन्होंने बोला था अगेन इन रीज़न एंड इमेजिनेशन वो बोलते हैं आई कम इन सेल्फ एनहाइलेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन एंड द ग्रैंजर मीन्स ग्लोरी ऑफ इंस्पिरेशन टू कास्ट ऑफ रैशनल demonstration by faith in the Savior, to cast off the rotten rags of memory by inspiration, to cast off Bacon and Locke and Newton from Albion's covering. Albion's means British covering. To take off his filthy garments and clothe him with imagination. He held reason in contempt because he thought it imprisons the mind. मतलब वो reason को नहीं मानते थे, logical mind को वो नहीं मानते थे. ठीक है, वैसे भी जब आप थोड़ा आध्यात्मिक मिस्टिक बातें करो, अध्यात्म में जो है ना रीज़न से मीन्स के बाद अध्यात्म आता है. मीन्स साइंस के बाद, जहाँ साइंस ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ अध्यात्म शुरू हो जाता है. तो जैसे कि हम कुछ चीज़ों को नहीं मानते हैं जो कि भगवान कर देते हैं, चमत्कार कर देते हैं कई बार, है ना. मेरा ये मानना है कि भगवान चमत्कार करते हैं तो उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता कि ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ. अचानक से कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो जहाँ साइंस ख़त्म होती है ना, वहाँ अध्यात्म शुरू हो जाता है. वही बात जो है वो विलियम ब्लेक ने की थी. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द ब्लेक एज एन एनार्किस्ट. एनार्किस्ट मीन्स रेवोल्यूशनरी थॉट वाले. Blake was attracted by revolutions. He was 18 when the Declaration of Independence by the American colonies inspired idealists all over Europe. He was an eyewitness to the burning of Newgate prison. 1780 में जो हुआ था ना
के बर्न कर दिया गया था, न्यू गेट प्रिजन को जला दिया गया था, उन्होंने आई विटनेस थे उसको उसके वो. सो ही वॉज एन आई विटनेस टू द बर्निंग ऑफ न्यू गेट प्रिजन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द हेट्रेड ऑफ अथॉरिटी. He sympathized with the French Revolution. Sympathy थी उनको French Revolution से. He was incensed when Tom Paine was attacked in 1798. बहुत ही उनको गुस्सा आया था. With such a political background, Blake became a sort of anarchist. He hated all political systems and favored complete personal freedom. He admired Godwin and Mary Wollstonecraft. Several radicals were his friends. जो radicals क्या होते हैं? जो कि कट्टरपंथी होते हैं या जो कि टेररिस्ट टाइप होते हैं, उनसे वो टेररिस्ट जिनको मतलब जो उस टाइम के चल रहे रूल्स को नहीं मानते, तो उनके फ्रेंड्स थे, जैसे कि गॉडविन, डॉक्टर प्राइस एंड टॉम पेन, Paine, Paine. He despised tyranny of every sort. Now, just wait. Now, although he did not develop a coherent political theory, उनकी कोई अपनी political theory नहीं थी कि हमने इसी हिसाब से चलना है. He wanted freedom and love for all. बट उनको फ्रीडम चाहिए था और प्यार चाहिए था सबके लिए. He was opposed to private property and he established church, formal government, the prevailing laws and machinery. ये सब उनको नहीं चाहिए था, ये चीज़ के वो बिल्कुल अगेंस्ट थे. Now William Blake's view on Christianity, उनका क्रिश्चियनिटी पे क्या सोच थी? Blake hated traditional Christianity. वो एक तरह से प्रोटेस्टेंट टाइप के थे. The Romantics attempted a re-evaluation of Christian values after the French Revolution. Some romantics said that godless philosophers fomented the revolution. Now, एक्चुअली क्या था ना, रोमांटिक्स जो थे वो भी क्रिश्चियनिटी को इतना नहीं मानते थे, थोड़ा अलग था उनका. लेकिन जो विलियम ब्लेक थे ना, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी. कुछ रोमांटिक्स बोलते थे कि गॉडलेस जो फिलोसोफर हैं उन्होंने रेवोल्यूशन बनाया था, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन उनकी वजह से आया था. बट ब्लेक बिलीव दैट ऑल चर्चेज आर अ काइंड ऑफ प्रिजन. उनका सोच ही अलग थी. वो बोलते थे चर्च तो एक तरह से प्रिजन है. रोमांटिक्स भी उनके अगेंस्ट बोलते थे, मीन्स चर्च के अगेंस्ट बोलते थे, लेकिन विलियम ब्लेक तो सीधा का सीधा बोल देते थे कि वो एक प्रिजन है. ही अटैक्ड द लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन द चर्च इन हिज पोएम द गार्डन ऑफ लव. गार्डन ऑफ लव में उन्होंने बड़े अच्छे से बताया है कि आई वेंट टू द गार्डन ऑफ लव एंड सॉ what I have never seen. A chapel was built in the midst where I used to play on the green, and priests in black gowns were walking their rounds and binding with briars. Briars means cords my joys and desires. तो उन्होंने सीधा सीधा उसको चर्च को कल्प्रिट माना है. Blake's political radicalism combined with his Christian non-conformity inspires the politics of the left even now. मीन्स वो क्रिश्चियनिटी के भी अगेंस्ट थे और पॉलिटिकल रेडिकलिज्म के भी अगेंस्ट थे. दो चीज़ें मिल गई थी, तो उस टाइम के पॉलिटिक्स को काफ़ी उन्होंने इंस्पायर किया था. नाउ ब्लेक्स एंटी क्लासिज्म की बात करेंगे. हाँ, इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले ना, हम बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ. देखो, उन्होंने क्लासिकल को नहीं माना था. क्लासिकल तो सबसे पहले तो उन्होंने नहीं माना था. फिर मिडल एजेस में जो शेक्सपियर और मिल्टन का टाइम था ना, उसको वो मानते थे. ठीक है, चौसर के बाद जो शेक्सपियर एंड मिल्टन का टाइम आता है, उनकी चीज़ों को वो उन्होंने मानना शुरू किया था. और नियो क्लासिज्म को भी नहीं उन्होंने माना था, जो कि उनके टाइम से पहले था. किसके? ये जो अपने विलियम ब्लेक थे, इनसे पहले नियो क्लासिज्म था, तो उन्होंने नियो क्लासिज्म को भी बिल्कुल नहीं माना था. ठीक है, ओके. नियो क्लासिज्म जो थे ना, बैलेंस, रेस्ट्रेंट, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, इन सब चीज़ों को मानते थे, बट इन्होंने इन चीज़ों को नहीं माना था. चलो हम ब्लेक की एंटी क्लासिज्म को पढ़ते हैं. ब्लेक हेटेड द क्लासिक्स एंड इन दिस बी फोरशैडोड अ कॉमन रोमांटिक टेंडेंसी. The established cultural tradition was shattered in the romantic period. Newly popular cultural lore was introduced, paving way to primitivism and Orientalism. This is
This is in line with the Protestant rejection of the classic as shown in Milton's Paradise Regained. जैसे कि बताया गया है, मतलब उन्होंने सीधी सी बात जो मैंने अभी आपको बोली, तो वो एंटी क्लासिज्म थे, उनकी अप्रोच जो थी इस तरह की थी, और वो किसको मानते थे, मिडल एजेस को मानते थे. Here Christ rejects the classics and prefers the Psalms. Blake is forthright in his preface to Milton. इसमें उन्होंने बोला है, the stolen and perverted writings of Homer and Ovid, of Plato and Cicero, which all men ought to condemn, are set up by artifice against the sublime of the Bible. We do not want either Greek or Roman models if we are but just and true to our own imaginations, whose words of eternity in which we shall live forever in Jesus our Lord. Another reason for Blake's detestation of the classics is that they are related to the adult world of experience and represented intellect. क्लासिक्स जो थे ना वो इंटेलेक्ट पे ज़्यादा बात करते थे और बड़ों के एक्सपीरियंस की बातें की जाती थी. ही फेवर्ड एन इमेजिनेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड, बट उनको तो जो इमेजिनेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट था. Blake's attitude to society was conditioned by his anarchism, non-conformism, एंटी-रैशनलिज्म एंड एंटी-क्लासिज्म. देखो ये चार चीज़ें थी. एक तो वो एनार्किस्ट थे, एक तो वो नॉन कन्फर्मिस्ट थे और उस टाइम की जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके, और एक एंटी-रैशनलिज्म उनको चाहिए था, वो मानते थे उसको, और वो क्लासिज्म को भी नहीं मानते थे. मतलब एंटी 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 चार बार वो, एक बार एनार्किज्म हो गया, एक बार नॉन कन्फर्मिज्म हो गया, एंटी रैशनलिज्म हो गया और एंटी क्लासिज्म हो गया. तो वो इन चीज़ों को वो ये थे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जस्ट वेट, हम करेंगे अभी ब्लेक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Blake's hostile attitude towards traditional Christianity also influenced his interpretation of history. As he did not have any formal education, his readings were perhaps uneven. ठीक है. मतलब वो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी को तो नहीं मानते थे, और उनके जो हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन थी उसने उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन थी वो कोई अनइवन सी एजुकेशन थी. इवन एजुकेशन नहीं थी. जैसे कहीं बच्चा चला जाता है किसी स्कूल में तो वो उस थॉट प्रोसेस में आ जाता है, बट वो उन्होंने ऐसा नहीं किया. वो तो स्कूल गए नहीं थे, अनइवन से था उनका स्कूल, कभी गए कभी नहीं गए. तो जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी थी ना, उसने उनके उस ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी ने उनके अंदर जो है ना अपना जैसे बोलते हैं जम नहीं गई थी. मीन्स अपना वो उनके अंदर जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी के जितने भी थॉट्स थे वो अच्छे से नहीं उभरे थे. तो उन्होंने हिस्ट्री को अपने आप से इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी. ही रेड द वर्क्स बाय क्विकर एंड नॉस्टिक्स. ही ऑल्सो रेड मिस्टिक्स लाइक Swedenborg, whom he attacked later. Okay, Jacob Boehme, Bohme, Boehme and New Platonists, उन्होंने घर पे रह के इन सबको पढ़ा था. His view of history was shaped by his reading in religious literature. उन्होंने religious literature भी पढ़ा था. He identified 3 stages in history which corresponded to 3 stages in the life of an individual. उन्होंने हिस्ट्री को ही 3 भागों में बांट दिया था, आइडेंटिफाई किया था. द फर्स्ट स्टेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू दैट ऑफ द गार्डन ऑफ एडन और ऑफ प्राइमल इनोसेंस. 3 स्टेजेस. पहली जो थी वो गार्डन ऑफ एडन है ना. सेकेंड स्टेज थी वॉज द ईटिंग ऑफ द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री और द फॉल. ठीक है. जिसको कि फॉल भी बोलते हैं ना. जब उन्होंने फ्रूट खा लिया था ट्री से निकाल के, जब उन्होंने एप्पल खा लिया था एडम एंड ईव ने, तो उनका फॉल हो गया था. उसके बाद थर्ड स्टेज जो थी वॉज दैट ऑफ अचीविंग अ हायर स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड रिडेम्पशन. फिर उनको पछतावा हुआ था. ठीक है. तो 3 स्टेजेस होगी. पहले वो इनोसेंस उसमें थे, प्राइमल इनोसेंस में थे. बाद में उन्होंने वो फ्रूट खाया तो वो धरती पर आ गए. उसके बाद थर्ड स्टेज जो थी वो हायर स्टेट ऑफ इनोसेंस, जिसको कि बोलते हैं रिडेम्पशन, वो उन्होंने गेन की थी. Blake also divided history into a number of periods corresponding to the historical division in the Bible. अब बाइबल के हिसाब से भी उन्होंने उसको मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स में डिवाइड किया था.
ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा, तो हिस्ट्री में 3 स्टेजेस उन्होंने डिवाइड की थी। किससे रिलेटेड थी वो? 3 स्टेजेस ऑफ इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक आदमी की ज़िंदगी की 3 स्टेजेस होती हैं, तो उन्होंने हिस्ट्री को भी 3 स्टेजेस में उस तरह से डिवाइड किया था। बाद में उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया था किस तरह से? बाइबल के हिसाब से, हिस्टोरिकल डिवीजन इन द बाइबल के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पीरियड वॉज द ड्रूइड पीरियड, DRUID, ड्रूइड पीरियड है पहला पीरियड, विच corresponded टू द पीरियड ऑफ लूसीफर, जो कि लूसीफर एंड मोलॉक विच ही फाउंड इन द बाइबल। तो पहला पीरियड उन्होंने क्या बोला था कि लूसीफर एंड मोलॉक का है, जो कि बाइबल में है। तो बाइबल के हिसाब से भी उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया था और आदमी के हिसाब से भी हिस्ट्री को डिवाइड किया था। ओके, नाउ ब्लेक्स ट्राइएडिक डिवीजन ऑफ पोइट्री, 3 तरह की पोइट्री उन्होंने बताई है यहाँ पे। ओके, ब्लेक एक्सटेंडेड हिज स्कीम ऑफ द ट्राइएडिक division to poetry also. He thought that the function of poetry was to regain a kind of oneness with life which had been lost. पोइट्री, वो बोलते हैं कि पोइट्री का काम क्या है? पोइट्री का काम ये है कि आदमी को अपने आप से मिलवाया जाए जो कि लॉस्ट है, अपने आप को पहचाना जाए, पहचाने आदमी। द 18th century represented the fall, the age of reason which emphasized the intellect in his view was equivalent to the eating of fruit of knowledge of God and good and evil. देखो इन्होंने क्या किया, 18th century उन्होंने बताया कि उन्होंने हिस्ट्री को कैसे या पोइट्री को कैसे डिवाइड किया स्टेजेस में। देखो उन्होंने क्या किया, 18th century जो है वो उन्होंने बोला कि फॉल है। उससे पहले का जो टाइम था वो क्या था? फॉल से पहले जो एडम एंड ईव थे वो गार्डन में, उस गार्डन में रहते थे, तो वो बहुत ही इनोसेंट लाइफ जी रहे थे, ठीक है। तो 18th century ये बोल रहे हैं कि 18th century के पहले का जो टाइम था वो बहुत ही इनोसेंस वाला टाइम था, लेकिन जो 18वीं शताब्दी थी वो फॉल वाली थी, रिप्रेजेंटेड द फॉल, ठीक है। द एज ऑफ रीजन ही है 18th century विच एम्फेसाइज द इंटेलेक्ट, उसमें इंटेलेक्ट था। In his views was equivalent to the eating of the fruit of knowledge of good and evil, ठीक है। तो उन्होंने 18th century और एज ऑफ रीजन को जो है वो फॉल माना है। उससे पहले का टाइम इनोसेंस वाला है। द इंटेलेक्चुअल अप्रोच हैड डिस्ट्रॉयड मैंस अर्ली मोड ऑफ परसेप्शन, जब उसको इंटेलेक्चुअल वो हो गया तो उसके बाद वो उसका डिस्ट्रॉय हो गया वो। Blake believed that the function of poetry is to restore our early ways of seeing and to revive the heart. तो उनको वो बोलते हैं कि फंक्शन, पोइट्री का फंक्शन क्या है? पोइट्री का ये फंक्शन है कि अपने आप से आदमी को मिलवाया जाए। मतलब जब आदमी ने वो फ्रूट खा लिया, जब उसका फॉल हो गया 18th century में, जब वो इंटेलेक्चुअल हो गया मतलब, तो उसके बाद जो है उसका इनोसेंस वाला टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि तब उसको ये समझ में आ गया कि पोइट्री का फंक्शन क्या है। 18वीं शताब्दी के बाद जब ब्लेक ने लिखा तो उनको समझ में आ गया लोगों को कि उनका पोइट्री का फंक्शन क्या है, तो वो इनोसेंट स्टेज में आ गए। His comprehensive view of the role of poetry is stated in Eugeries of Innocence. Just wait. Augury of Innocence, ठीक है। Augury का मतलब क्या होता है? मीन्स प्रोफेसी। तो इसमें उन्होंने बोला है टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर। ये देखो ना, मतलब सैंड ग्रेन ऑफ सैंड में वर्ल्ड को देखना, वाइल्ड फ्लावर में हेवन को देखना, पाम में इन्फिनिटी को देखना एंड 1 घंटे में एटर्निटी को देखना, ये सब चीज़ें हैं, ये सब बातें की गई हैं इसमें। ब्लेक प्रेजेंट्स नॉट द एक्चुअल वर्ल्ड ऑफ आवर नॉर्मल एक्सपीरियंस बट अ वर्ल्ड बिफोर द फॉल. He enables us to see the world in its beauty and horror and gives us the hope that the apocalypse can be attained. Apocalypse क्या होता है? होता है तबाही. His prophetic books such as Jerusalem are not merely allegories but pure vision in which light is shed on something so that the poet and the reader can together see it. तो उन्होंने लिखा है, ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि प्रोफेसी हैं, जो कि बाद में हुई हैं, ठीक है। चलो ये हम आज ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डू अप्रोचेस टू ब्लेक्स पोइट्री. थैंक यू सो मच.